अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। डोनाल्ड लू के बयानात और ब्रीफिंग की गूंज आज भी सुनाई दी जाती रही और इस पर रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने आज कहा कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से मुतअद्दिद गलत फहमियां दिखाई दी। उनका यह भी कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना होगा, हम इसकी तामीर के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान दिया था कि साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बानी पीटीआई का इल्जाम सरासर झूठ है। बानी पीटीआई को निकालने में अमरीका का कोई किरदार नहीं, इस मामले का रूस से भी कोई ताल्लुक नहीं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में शफाफ तरीके से बेज़ाब्तियों के जिम्मेदारों का एहतसाब करे। इसके अलावा डोनाल्ड लू का यह भी कहना था कि अमरीका को जो है वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो उसको रोकना चाहेगा। इस बयान के बाद गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि डोनाल्ड लू ने साइफर की कहानी को झूठ करार दे दिया है। बानी पीटीआई ने पूरी कौम से झूठ बोलकर अमरीका से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का भी यह कहना था कि साइफर बयानिया मुल्क के मफादात को दांव पर लगाने की बदतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। साइफर को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस मामले पर आज पीटीआई का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि साइफर के मामले पर डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है। उन्होंने साबिक सफीर असद मजीद का बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने का भी मुतालबा कर दिया। 20 घंटे गुजर गए, उन्होंने कहा कि लेकिन असद मजीद ने कोई बयान नहीं दिया। पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे। डोनाल्ड लू की कल की स्टेटमेंट जो कल डिनाई किया है, क्या ये सरासर झूठ नहीं है? अभी तकरीबन 20 घंटे होने को आए लेकिन असद मजीद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ये जो ब्रीफिंग हुई है डोनाल्ड लू की, इसको हर कोई अपने सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्या वाकई साइफर और हुकूमत गिराने की जो तरदीद है उससे पीटीआई के बयानी को धचका पहुंचा है? क्या इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतालिक जो बयान है वो हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकता है? इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। साबिक वजीर तिजारत और वजीर दिफा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो कल वाली ब्रीफिंग है इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो हमारे सियासी बयानियों में जिक्र रहा कि अमरीका ने यहां पर हुकूमत जो है वो गिराई, तो अब अगर वहां पर एक कमेटी की ब्रीफिंग के दौरान असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए खारजा ये कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो कितना सिग्निफिकेंट है ये? जी, झूठ से ज्यादा बड़ा गुनाह झूठ पर इसरार करना है, जो कि पीटीआई कर रही है। ये तो पहले दिन से आपको मालूम है और उनके दौर में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया। फिर शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म बने उनमें दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई, उसमें कहा गया। पाकिस्तान के तमाम इदारों ने कहा, अदालत में जाकर ये सब असाब बयान दे चुके हैं, पाकिस्तान की अदालतों में भी। तो बानी पीटीआई का देखिए साइफर का बयानिया क्या था। साइफर तो एक लिखा गया, उसमें यह लिखा गया कि जी डोनाल्ड लू ने कुछ बातें की, उसको इमरान खान ने अपने जाती सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला और ये बार बार कहा कि जी इसमें तो साजिश थी मुझे गिराने की। अब सवाल साइफर पर नहीं है, सवाल तो साजिश के ऊपर है, जिसको कल डिनाई किया है डोनाल्ड लू ने भी, जिसको असद मजीद ने डिनाई किया है, जिसको पाकिस्तान के सिक्योरिटी के तमाम इदारे जो हैं वो उसकी तरदीद कर चुके हैं कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी। और इस साजिश के ऊपर जो है इमरान खान ने एक पूरा जो एक महल तामीर किया झूठ का, जिसमें कहा कि जी हम तो डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम कोई गुलाम है। और ये दिलचस्प बात यह है कि ये जो कल की हेयरिंग थी, ये पीटीआई के जो असहाब जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने ये कोशिश की और कांग्रेसमैन को कहा कि जनाब आप इस पर हेयरिंग बुलाएं। तो जिनके खिलाफ कहते थे कि ये साम्राज्य हैं, हम इनके आगे गुलामी नहीं करेंगे, हम एब्सोल्युटली नॉट,
उन्हीं के दरबार में जाकर अपने मकासद हासिल करने के लिए उनके आगे जाके सजदा कर दिया। तो लिहाजा ये एक झूठ का बयानिया था, ये झूठ था। और अब खासतौर पर अमरीकी कांग्रेस की हेयरिंग के बाद ये इस मामले को खत्म हो जाना चाहिए कि इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह है पाकिस्तानी कौम से एक झूठ बोला, पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात हैं उसको अपने अंदरूनी सियासी इक्तदार की खातिर इस्तेमाल किया। अब ये वाज़ेह होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, लेकिन पीटीआई ये कहती है कि हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उनकी हुकूमत को उस वक्त गिराना जो है वो उसमें अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया। और अगर कोई ऐसी आवाज आती है इंतखाबात के हवाले से, चाहे वो इंसानी हकूक के हवाले से, तो वो तो उसको कहते हैं, समझते हैं कि ये खुशाइन बात है कि अमेरिका जो है वो अपनी गलतियों को सुधार रहा है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से आवाज बुलंद कर रहा है। रमान साहब, ये वाकया कोई 2 घंटे पहले तो नहीं हुआ जिसके बारे में हमें मालूमात ना हो। अब इसको पूरे 2 साल हो चुके हैं और अभी तक पीटीआई सबूत का एक चीथड़ा पेश नहीं कर सके कि किस तरह अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई। सिर्फ बयानात हैं या कागज लहराना है, और उसमें अगर कोई जुर्म हुआ है वो इमरान खान की तरफ से हुआ है, जिन्होंने ना सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि अगर वो अपना हलफ पढ़े बतौर वजीर आजम, उस पर वाज़ेह लिखा है कि जो मालूमात उनके सामने आएंगी वो कौम के वो उसको अफशा नहीं करेंगे, वो सामने नहीं लेकर आएंगे। तो एक ऐसा इशू जिसकी वजह से पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात में दरारें आई हैं, पाकिस्तान के जो अमेरिका के ताल्लुकात पहले ही तनाव का शिकार थे, मजीद तनाव का शिकार हुए। और आप ये भी गौर कीजिए रहमान साहब कि चूंकि ये एक पटिशन के ऊपर की गई हेयरिंग थी, उसके अंदर जो अमेरिका के अवानी नुमाइंदगान की जो कमेटी है उसके चंद अरकान, यानी आप उंगलियों पर गिने गए अरकान ने उसमें हिस्सा लिया, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका में इस वक्त तो बहुत सर्द बहरी है और किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये जो इंतखाबी बेज़ाब्तियों के हवाले से वहां पर बात हुई, जिस पर आज हमारे दफ्तर खारजा ने भी रद्द-ए-अमल दिया है, तो आपके ख्याल में अब ये मामलात पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड, उसके लिए मसले पैदा कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो बहुत तौर पर उसके खारजा ताल्लुकात के लिए बड़ी अहम होती है। जी, इस तरह की ऑब्जर्वेशन हमेशा आती हैं। अब ये साइफर अकेला केस तो नहीं था। अभी चंद हफ्ते पहले इसी पीटीआई जमात ने यूरोपियन यूनियन का एक लेटर भी फेक किया, खत इशू शाया कर दिया। इससे पहले ये IMF को भी खत लिख चुके हैं। तो एक मुस्तकिल रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खारजा और बैरूनी ताल्लुकात को अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना। ये मुस्तकिल जो है ये इस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है अमल पैरा है। हमने इसकी मजम्मत की है। ये IMF को खत लिखना खासतौर पे मुल्क दुश्मनी थी। और अभी भी अगर कोई ऑब्जर्वेशंस हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लियामान मौजूद है, जिसके अंदर इनकी भी नुमाइंदगी मौजूद है। ये बैठें और पाकिस्तान के जो इंतखाबी कवानीन है उनको बेहतर करें और टाइट करें। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम बाजू तोड़ेंगे, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, इससे हुकूमत पर दबाव नहीं बढ़ेगा, हुकूमत पर दबाव नहीं बढ़ेगा, खास तौर पर ऐसे मराहिल में कि जब IMF हो या यूरोपियन यूनियन हो, उनसे मौशी मामलात पर आपको निगोशिएट करना पड़े। जी देखिए, ये जरूर पसंद आप ये नोट कीजिए कि पीटीआई ने एक खत लिखा IMF को इंतखाबात के हवाले से। वो एक दरवाजा खुला जिसमें से गुजर कर फिर IMF ने, अगरचे हुकूमत ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन IMF ने NFC का मामला छेड़ दिया निगोशिएशन में। हालांकि उनका करने का कोई दूर दूर तक कोई हक हासिल नहीं। लेकिन चूंकि जब पाकिस्तान की अपनी सियासी जमातें ये दरवाजे खोलेंगी और बैरूनी इदारों को ये दावत देंगी कि वो आकर काजी अल कज़ा बने पाकिस्तान के ऊपर, तो इस तरह के वाकयात बढ़ते जाएंगे। इसलिए इनकी सख्त तरीन मजम्मत करनी चाहिए और ये दरवाजा बंद रखना चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी, कानूनी और आईनी मामलात हैं वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का इस्तेकाक है, वो उसको हैंडल करेंगे। अगर किसी को ऑब्जर्वेशन आती है तो फिर मैं फिर दोहराता हूं कि वही जमात जो ये कहती थी कि आप इससे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की, तो खुर्रम दस्तगीर साहब आप इससे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की निगोशिएटिंग पोजीशन को ये मामलात कमजोर कर रहे हैं या कमजोर करते हैं?
जी नहीं, ये हाँ, पाकिस्तान की निगोशिएटिंग पोजीशन के अंदर वो हमें नरमी करने की तरफ लेकर आते हैं जब वो हमारे पर हमलावर होते हैं। और अब जब हम उसका जवाब देते हैं, जैसे हुकूमत ने अभी एनएफसी के मामले में दिया, तो उसका फिर आगे से जो जवाब है वो ये आता है कि देखिए आपकी तो अपनी सियासी जमातें ये कह रही हैं। तो ये जो खराबी है ये हम इससे निपट सकते हैं, लेकिन हम सबको ये सबक होना चाहिए। मैं फिर दोहरा दूं कि अंदरूनी सियासी जो मुखालफतें हैं वो बैरूनी ताल्लुकात का ईंधन नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब ये एक्सपर्ट्स में इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की। यहां पर तो ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है एहतजाज और सड़कों पर निकलने के हवाले से जो उनकी कॉल है, लेकिन ये हुकूमत क्या करेगी फिर? इसके साथ ही जो है वो हुकूमत करनी पड़ेगी इन मामलों के होते हुए ही, जब ये तमाम प्रेशर्स भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या फिर तो आपके ख्याल में हुकूमत इसका कोई हल निकाल भी सकती है? जी नहीं, इसका हल हुकूमत के पास सबसे बेहतर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फौरी तौर पर एक कमेटी बनाए अपने सीनियर वज़रा की, उसमें फिर दावत दें कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अपने अपने नॉमिनीज दे। हुकूमत अगर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखेगी और मुस्तकिल मुशावरत करेगी और कानून साजी, और अभी चंद हफ्ते बाद बजट आने वाला है, अगर ये सारा मामला बगैर रुकावट के स्मूथली होगा तो ये आज खुद पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर जो लोग देख रहे हैं उनको एक इस्तेहकाम का और मजबूती का सिग्नल जाएगा। एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा होते रहेंगे। अच्छा, आप क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब वजीर दिफा भी रहे हैं, अभी ये मामला जो अफगानिस्तान के साथ चल रहा है और फिर मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उनके कुछ इंटरव्यूज का भी हवाला है जिसमें उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी गुफ्तगू की है, पार्लियामान में उनको बुलाने के हवाले से भी जो है वो बात हुई, लेकिन आज तो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कह दिया कि उनको नहीं बुलाया जा सकता। तो ये जो मामला है तालिबान के यहाँ पर आने का, ये आपके भी इल्म में था जब आप वजीर दिफा थे, और इससे पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त बाखबर थी कि सब कुछ हो रहा है? जी नहीं, मैं वजीर दिफा था 2017 और 18 में। ये मामला 2021 का है। जी जी जी, 2022 का उन्होंने हवाला दिया है। नहीं, 21 में ये हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, जब जैसे ही अमेरिका का इनकलाब हुआ अगस्त 2021 में, तो उसके फौरन बाद जब तालिबान की हुकूमत कायम हो गई, तो ये उस वक्त की जो हुकूमत थी जिसमें इमरान खान वज़ीर आज़म थे, सदर अलवी थे, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, इन्होंने मिलकर एक फैसला किया कि हमें मफामत करनी चाहिए और ये जो तालिबान है इनको वापस लाना चाहिए। और उसमें सदर अलवी जो है बराह रास्त उन्होंने आम माफी का भी, गालिबन 200 अफराद थे, उनको इनका ऐलान भी किया। तो ये इस पे जो इसका बेहतर तरीका है, मैं आपके तवज्जुह से मशवरा दे भी चुका हूं और फिर दे देता हूं कि यहाँ एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जिस तरह इन्वेस्टिगेट करे पूरी दुनिया में। मसलन जब अभी 6 जनवरी 2021 को ये अमेरिका पर हमला हुआ जो ऐवानी नुमाइंदगान पर, उसकी एक स्पेशल कमेटी बनी, उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो इस तरह एक स्पेशल कमेटी बनाई जा सकती है कौमी असेंबली और सेनेट के अरकान की, जो इसको इन्वेस्टिगेट करे, और उसके उन कमेटीज के पास एक बहुत वसी पाकिस्तान का आईन उन्हें इजाजत देता है कि वो अपनी तफ्तीश में जिसको भी बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि इसको एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, उसका बाकायदा TOR दुरुस्त बनाकर वो इसको इन्वेस्टिगेट करे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये जो वाकया है हम इसको आसानी से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि हर रोज हम अपने शहीदों के जिस्म उठा रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जी राइट, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे वो डोनाल्ड लू के जो बयानात हैं उनके हवाले से। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डोनाल्ड लू के बयानात और उस पर जो रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं उस पर बात हो रही है, और प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइएगा, ये जो गुज़िश्ता रोज हमने ब्रीफिंग देखी और जिस पर आज हम रद्द-ए-अमल भी देख रहे हैं, एक चीज बड़ी वाज़ेह थी कि डोनाल्ड लू ने कैटेगोरिकली
ये कहा कि ना तो कोई साजिश हुई है, ना पाकिस्तान में हुकूमत गिराने में अमेरिका का या उनका या किसी और का किसी भी किस्म का कोई किरदार है। तो क्या वाकई इससे फिर तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था हुकूमत गिराने के हवाले से कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई, उसको धचका पहुंचा है? बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमान साहब, डोनाल्ड लू ने जब कल वो पेश हुआ है कांग्रेस की कमेटी के सामने, आप क्या समझते हैं कि अगर एक सुपर पावर किसी मुल्क में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करती है, अल्फाज में वही यूज कर रहा हूं जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यूज हुए हैं, यानी खुलम खुला मुदाखलत करती है, तो क्या फिर वो इतने बचकानापन का मुजाहरा करेंगे कि किसी कमेटी के सामने जाके अपने जुर्म का इकरार करें? और अगर बिल फर्ज महाल हम डोनाल्ड लू साहब की बात को सही तस्लीम कर लें एक लम्हे के लिए, तो फिर ये केस किस चीज का चल रहा है? इमरान खान 250 दिनों से ज्यादा जेल में और शाह महमूद कुरैशी क्यों पड़े हुए? देखिए, एज अ पाकिस्तानी आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें पाकिस्तान के मसाइल के लिए दूसरे ममालिक की तरफ नहीं देखना चाहिए अपने हल के लिए। एक मसला हुआ, एक खुलम खुला मुदाखलत हुई, नेशनल सिक्योरिटी इमरान खान साहब और शहबाज साहब के नीचे दोनों कमेटी ने इसकी तौसीक की। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे होनी चाहिए थी, ना कि एक बूदा केस जिसमें इमरान खान साहब के लेवल के इंटरनेशनल लीडर को आपने जेल में डाल के अपना मजाक उड़ाया, अपने वजीर आजम पे इल्जाम लगाया कि उसने सिक्योरिटी ब्रीच की है, उसने खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ काम किया। नहीं, पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम हो, वो ऐसा कोई बचकाना काम कोई नहीं कर सकता, चाहे वो खान साहब हो या कोई और हो, कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी वो ब्रीचें करेगा। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे करें, एक आजाद फोरम पे करें कि क्यों ऐसा हुआ, या फिर वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जब वो एलामिया जारी किया शहबाज शरीफ साहब के नीचे, इमरान खान साहब के नीचे, तो आप कह सकते हैं ना कि इमरान खान वजीर आजम थे, आजम खान के साथ सेक्रेटरी टू पीएम थे, या वजीर खारजा शाह महमूद साहब थे, या डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे उस वक्त के, या हमारे जो भी और लोग थे, तब तो शहबाज साहब के साथ हम लोग नहीं थे ना, वो तो आजाद थे। उन्होंने क्यों तौसीक की उस एलामी की जो इमरान खान साहब के नीचे वो बाकायदा डिमार्च किया गया, अमेरिका के सफीर को ब्लेटेंट इंटरफेरेंस उसको एक्सेप्ट किया गया? आप मुझे बताएं, जब एक सुपर पावर आपके खुलम खुला मुदाखलत करती है, इसका क्या मतलब? देखिए, लेकिन अली महमूद खान साहब, जो मुलाकात है, जाहिर बात है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सफीर के साथ मिलना तो है, लेकिन जो मुलाकात के हवाले से जो साइफर लिखा गया वो भी जाहिरी तौर पर मौजूद है, और हुकूमत यही कह रही है कि उसी को बेस पर जो है वो हम डिमांड जो है वो दे रहे हैं। असल तो मामला है कि साजिश हुई या नहीं हुई। तो अब ये हम जानना चाहते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इन बयानात से कोई फर्क पड़ेगा? जो तहरीक इंसाफ का एक मौकफ रहा कि हम रूस गए और रूस में जो है वो वहां पर जो खान साहब का दौरा था वो भी इससे जुड़ा हुआ था, और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के हवाले से मौकफ अपनाया वो भी उस वक्त जुड़ा हुआ था, और उसी बिना पर अमेरिका ने यह हुकूमत गिराने का फैसला किया। देखिए, 4, 5, 6 चीजें हैं। पहली तो अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को एब्सोल्युटली नॉट कह देना कि हमने यहाँ कोई अड्डा वड्डा नहीं देना, फिर एक आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाना कि अमेरिका से भी दोस्ताना ताल्लुक रखेंगे, लेकिन हम रूस से भी अपना ताल्लुक और बिजनेस करने में और अपने उनके साथ मुआहदे करने में आजाद होंगे। उसके साथ साथ सी पैक पे कोई जो है कॉम्प्रोमाइज ना करना। फिर पाकिस्तान में 50 साल बाद, भुट्टो साहब के बाद 50 साल बाद 2 आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंसें अफगानिस्तान के अमन के लिए, और फिर उन्हीं कॉन्फ्रेंसेस में इसराइल के खिलाफ मसला फ़लस्तीन के हक में एक बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ इमरान खान साहब का, इसराइल को ना तस्लीम करने का वाज़ेह मौक़िफ़। फिर अमेरिका जैसे मुल्क में जाके वहां हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कश्मीर पे, फ़लस्तीन पे खुलम खुला बिल्कुल वाज़ेह कि बगैर किसी एक कंफ्यूजन के एक मौक़िफ़ रख देना। ये चीजें बड़ी ताकतों को, ऐसे लीडर पसंद नहीं होते जो नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो स्टैंड लेते हैं, जो खड़े रहते हैं। तो बहुत सी चीजें इकट्ठी हुई हैं। ये जो आया था साइफर, क्या उसमें ये नहीं था कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई तो हम आपको माफ कर देंगे, अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को इसकी सख्त कीमत चुकानी पड़ेगी?
क्या ये आम सिफारती लैंग्वेज है या ये बाकायदा एक धमकी है? और अगर ये धमकी नहीं है तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको खुल्म खुला मुदाखलत क्यों कहा, और क्यों फिर अमेरिका जैसे मुल्क के आपने सफीर को डिमार्च किया? कुछ तो था जिससे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। अच्छा, मगर इसमें एक आपकी बात जो आपने पहले की, आपने कहा कि हमें इन मुल्कों की तरफ नहीं देखना चाहिए और हमें अपने मसाइल जो है वो खुद हल करने चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ही है जो IMF को भी लिख रही है, जो यूरोपियन यूनियन को भी लिख रही है, जो ये जो ब्रीफिंग हुई है इसका क्रेडिट भी मुझे नहीं मालूम कि यहाँ वाली जो तहरीक इंसाफ है वो उसको ओन करती है या नहीं करती, लेकिन जो अमेरिका की तहरीक इंसाफ है वो इसका क्रेडिट भी लेती है कि ये जो ब्रीफिंग है ये हमने जो है वो लॉबी की और उसके बाद जो है वो ये ब्रीफिंग जो है वो बुलाएगी। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है सर? पार्टी क्यों कर रही है? देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क में सूरत हाल ही है कि हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और इन तमाम मामलात पे सुप्रीम कोर्ट को एक बुनियादी, एक वाज़े, एक किरदार ऐसा अदा करना चाहिए कि दोनों मामलात में जहां तक साइफर का ताल्लुक है वो भी, और उसके साथ साथ जो मैंडेट की चोरी है वो भी, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनके हल के लिए बुनियादी कदम उठाने की जरूरत है। पार्लियामेंट का जो फोरम है वो उस तरह से अपना किरदार अदा नहीं कर सका जो अदा करना चाहिए था। शायद उसकी एक वजह यह हो कि सारे प्रोसेस की, साइफर की भी और मैंडेट चोरी की भी, दोनों चीजों की बेनिफिशरी जो है वो शहबाज और जरदारी हुकूमत जो है वो दोनों उसके बेनिफिशरी हैं। अब पार्लियामेंट से ये तवक्को करना कि शहबाज शरीफ साहब या फैजल जरदारी साहब जो हैं वो अब इन मामलात में किरदार अदा करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या मैंडेट चोरी हुई, या ये लोग ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जब अदम एतमाद आई बैन अक़वामी ईमा पे तो उसके बाद ही हुकूमत खत्म हुई, अपने खिलाफ कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? इस वजह से यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक बुनियादी रोल बनता है। जहां तक बैन अक़वामी ताकतों की बात है, मैंने इस तनाज़र में बात की कि वो तो जाके उसने डोनाल्ड लू ने तो वहां जो भी हियरिंग थी उसकी जो भी उसकी जवाबदेही थी उसने जाहिर है वहां जाके झूठ बोले और जो है हकीकत बयान नहीं की। लेकिन मैंने ये बात की कि पाकिस्तान के मसाइल का हल यहाँ से निकलना चाहिए, अगर नहीं निकलेगा तो मजबूरन फिर लोग बाहर जाके अपनी कोशिश करेंगे, IMF को खत लिखेंगे, इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के इदारे, लेकिन उसमें आप देखिए उसमें हुकूमत का ये कहना है कि आप नहीं पड़ेगी। ठीक, हुकूमत का ये कहना है कि आप हुकूमत की बार्गेनिंग पोजीशन को, जो निगोशिएटिंग पोजीशन है खासतौर पर माशी मामलात जो EU और IMF वाले हैं वहां पर वो दरवाजा खोल देते हैं, कमजोर कर देते हैं और फिर उनका असर व रसूख या उनका अमल दखल या उनकी मुदाखलत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि शायद वैसे ना होती अगर ये तमाम चीजें तहरीक इंसाफ की तरफ से रेज ना की जाती। जी अली मोहम्मद खान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, आपने हुकूमत की बार्गेनिंग पोजीशन की बात की। जी, पहली बात तो ये है जी क्या ये हुकूमत हकीकी मानों में मैंडेट लेके आई है? इन लोगों को खुद पे अपने आप पे एतमाद है? अवाम ने इनको वोट दिया? क्या ये एक हकीकत नहीं है कि इनके बड़े बड़े लीडर अपनी सीटें हार चुके हैं? क्या ये एक हकीकत नहीं है कि दिन दहाड़े डाका डाला गया? रात को तहरीक इंसाफ जीती और 2-3 बजे के बाद एक जरनू चला और बड़ी तादाद में हमारी सीटें जो है वो चुराई गई। इन हालात में क्या कौम इस इलेक्शन से वो आगे का रास्ता उसको मिल सकता है जिसके लिए कौम निकली इतनी बड़ी तादाद में, इतना बड़ा पैसा लगा, हुकूमत के इतने लोग इसमें खपाए गए, बेशुमार लोगों ने ड्यूटियां की, उस्तादों ने, सिविल सर्विस के लोगों ने, सिक्योरिटी पर्सनल ने ड्यूटियां दी, फौज ने, पुलिस ने, पैरामिलिट्री ने, और उसका हासिल वसूल यह है कि आखिर में जाके आपने एक फॉर्म 47 पकड़ा दिया कि अगर अवाम ने वोट नहीं दिया तो कोई मसला नहीं, ये लो हम आपको जिता देते हैं। इस तरह के काम करने से, ऐसी डमीज हुकूमतें बिठाने के बाद क्या ये आपको मुल्क को माशी बहरान से निकाल पाएंगे? क्या जो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार चैलेंजेस हैं हर फील्ड में, सिक्योरिटी में है, पानी में है, एग्रीकल्चर में है, फॉरेन अफेयर्स में है, एजुकेशन में है, सोशल सिक्योरिटी में है, पॉवर्टी एलिवेशन में है, कौन सी फील्ड है जिसमें आपके जो है इस वक्त चैलेंजेस नहीं है? जो लोग सीटें नहीं जीत सके, नहीं कि इतना बड़ा मजाक अगर आप करेंगे, एक आदमी की ताकत तो देखिए कि अल्लाह ने उसको इतनी मदद की है कि वो जेल में बैठा है। उसने जिस आदमी को टिकट दिया, जिसको उसका निशान तक नहीं उसके पास रहने दिया गया,
कौम ने निकल निकल के अपने अपने लोगों के नाम पता करके वो जिता दिया। अगर तो फिर जमहूरियत से चलाना है तो फिर जमहूर की, फिर अवाम की तो माननी पड़ेगी ना। अगर अवाम की नहीं माननी तो फिर तो देखिए डिक्टेटर्स माजी में आके बैठे रहे, मतलकुल अनाम लोग आके बैठे रहे, हुकूमत चलती रही। लेकिन एक लफ्ज हम बार बार सुन रहे हैं हुकूमत से, अली मोहम्मद खान साहब, एक लफ्ज हम बार बार सुन रहे हैं हुकूमत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है वफाकी वज़ीर इत्तलात की भी, बाकी भी जगहों पर, वो ये कि तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी कर रही है। देखिए हर कोई अपना नैरेटिव देगा ना। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हमने मैंडेट चुराया है, हम लोग हारे हुए हैं लेकिन हमें बैठा दिया गया है और तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा करी है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा जोर और लगाएं ताकि सच सामने आ जाए। ये तो नहीं कह सकते ना, वो यही कहेंगे जो वो कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर की ये कहता हूं, मैं किसी पे इल्जाम कभी नहीं लगाऊंगा कि आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम सियासत कर रहे हैं, सब मुल्क की खिदमत के लिए कर रहे हैं। नुक्ता सिर्फ सिंपल सा ये है कि लोगों को अगर इमरान खान साहब पे एतमाद है, लोगों को उन पे एतमाद है, उसका एक ही हल है, दूसरा हल कोई नहीं है। देखिए दो नुकात के बीच में एक ही सीधा रास्ता होता है, बाकी सारे इधर उधर से आना होता है। सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता ये है जिसका मैंडेट है उसको दें, जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको हक इख्तिदार दें। अगर उसको हक इख्तिदार नहीं देना, यकीन जानिए हुकूमत चलेगी, कुछ दिन चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर खुद डिलाइन हो जाएगी। हुकूमत चलाना मकसद नहीं है, मुल्क ठीक करना मकसद है। वरना हुकूमत तो काकड़ साहब के दौर में भी चल रही थी, मुशर्रफ साहब के दौर में भी चल रही थी, ज़िया साहब के दौर में भी चल, हुकूमत चल तो रही थी ना, लेकिन क्या मुल्क ठीक हुआ? क्या मुल्क उस मकाम पे पहुंचा जिस पे जाना चाहिए था? किसी एक फील्ड में हमने दुनिया में एक्सेल किया हो तो बताएं। आज दुनिया के छोटे छोटे ममालिक छोटी छोटी इंडस्ट्रियां खड़ी करके वो दुनिया में अपना नाम बना गए। हम आज भी बैठे हुए, हम आज भी कर्ज पे मुल्क चला रहे। अच्छा, और हुकूमत कहती है आपने लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं अमेरिका में, जहां पर आप जिन पर साजिश का इल्जाम लगाते हैं वहां पर ही जो है वो आप लॉबिंग करते हैं हुकूमत के खिलाफ। देखें हर सियासी जमात अपना केस लड़ती है, मुल्क में भी लड़ती है, बैरून मुल्क भी आप अपना मौक़िफ रखते हैं, उन तमाम मुमालिक में रखते हैं जिनकी से मैटर करती है। क्यों पाकिस्तान 75-76 साल बाद भी इन ताकतों की मुदाखलत से आजाद नहीं हुआ? इनके खिलाफ इमरान खान ने स्टैंड लिया, इमरान खान ने स्टैंड लिया तो उसके साथ हमने क्या किया? उसको जेल में कोठरी में बंद कर दिया। यानी कि एक ही आपके पास मर्द और था जो आजाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहा था, जो पाक सरजमीन को बैन अल-अक़वामी ताकतों की इमा पे अड्डे देने के लिए राजी नहीं था। एक ही आदमी था जो बरमला कह रहा था कि फलस्तीन से जुल्म हो रहा है, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही आदमी था जो मोदी को दहशतगर्द कहता था, उसको नाजी जर्मनी के हिटलर से तशबीह देता था, और या नहीं अमेरिका यूनाइटेड नेशन में जाके करता था। तो उसको बजाय इसके कम इनाम दे, उसकी पीठ मजबूत करें, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाए। हमने क्या किया? गोलियां चलवा के उसको जेल में डलवा दिया, अपने वजीर आजम को गोलियां मरवाई गई। क्यों हुआ इस मुल्क में ऐसा? ठीक, या जो भी लीडर मुल्क के लिए स्टैंड लेगा उसके साथ ये करेंगे जो इमरान खान के साथ हुआ? क्या कल को कोई लीडर पर स्टैंड लेगा? क्या कल को कोई भी लीडर पाकिस्तान के गैरत और हमीयत पे स्टैंड लेगा? वो कहेगा यार क्यों लूं मैं स्टैंड? इमरान खान को देखो उसके साथ क्या किया, गोलियां मरवा के 250-300 दिनों से जेल में डलवा दिया। हर किसी को अपनी जान अपनी इज्जत प्यारी है, हर कोई तो इमरान खान नहीं है कि कुर्बानी के लिए तैयार होगा। इस तरह ना करें। मुल्क के जो बड़े लीडर हैं उनकी कदर कीजिए। वो आदमी जो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, कौम को उसके साथ स्टैंड लेना चाहिए और लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे फख्र है कि जो भी हो, चाहे कुछ भी लोग कहें, बंद कमरों में बैठ के जो भी बातें करें, कौम हमारी जिंदा है, जमीन उसका जिंदा है, वो खड़ी हो गई है अपने। बहुत शुक्रिया, राइट, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन भी सूरत हाल कशीदा है। आज पाकिस्तान ने अफगान शहरी आबादी को निशाना बनाने के जो इल्जामात थे उनको मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की है जिसमें शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान को मुतअद्दिद बार दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत दिए, अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि हुकूमत सरहद पार से किसी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने हमसाया ममालिक को भी दावत दी थी कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लाए अमल तैयार करने के लिए मिलकर बैठे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि ताकत का इस्तेमाल आखिरी हरबा है, हम अफगानिस्तान के साथ कोई मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते। एक अमरीकी जरीदे से बात करते हुए उन्होंने खबरदार किया कि इस्लामाबाद उस राहदारी को रोक सकता है जो उसने अफगानिस्तान को भारत के साथ तिजारत के लिए फराहम की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम उन्हें तिजारती राहदारी क्यों दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं, ये क्या रुख इख्तियार करेंगे, क्या अप्रोच पाकिस्तान को रखनी चाहिए। और इससे पहले प्रोग्राम में हमने जो डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग है उसके हवाले से भी हमने बात की। इन दोनों मामलात पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कुछ हो रहा है ये कितना गैर मामूली है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने पहली दफा स्टेटमेंट जारी की, इस बात को ओन किया कि हमने अफगानिस्तान के अंदर जाकर वहां पर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। और ये भी ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में जो है टीए की हुकूमत है, तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तनाजुर में ये कितनी गैर मामूली डेवलपमेंट है। बहुत गैर मामूली है, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में अफगानिस्तान पे ये वाजे भी कर दिया गया कि पाकिस्तान जिसमें इतना खून टीटीपी बहा रही है, हमें अपना दिफा का पूरा हक है और हम ये दिफा करेंगे। और मेरे ख्याल में ये मैसेज वहां पे सिंक इन होना चाहिए। वो अलग बात है कि हमारे लिए ये बड़े दुख, अफसोस और मायूसी की बात है कि 20 साल तक आप जिस ग्रुप की मदद करते रहे और उनकी वजह से पूरी दुनिया की मलामत भी लेते रहे, और सिर्फ इस उम्मीद और ख्वाहिश के साथ कि पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा और वहां हमारे लिए कोई उस जगह से कोई खतरात नहीं होंगे। लेकिन तालिबान ने बहुत मायूस किया है, उन्होंने वही किया जो पहली अफगान हुकूमतें करती रही हैं। बहरहाल वो प्रॉक्सी के तौर पर टीटीपी को ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेवरेज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अगर लेवरेज ही करना है तो पाकिस्तान के पास कहीं ज्यादा लेवरेजेस हैं। तो ये टीटीपी का जो टीटीए का जो रवैया है, ये यानी काबिल फहम नहीं है कि ये क्यों वो कर रहे हैं। उनके अपने मुल्क का ज्यादा नुकसान है पाकिस्तान से ज्यादा। अच्छा, इसमें आगे क्या देखते हैं मामलात, खास तौर पर जबकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में हमने एक इसी तरह की एपिसोड देखी और ये अफगानिस्तान की तरफ से भी जो रद्द-ए-अमल इस पर आया है, क्या ये खारजा ताल्लुकात के हवाले से कोई आप समझते हैं कि दरार पड़ सकती है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब दोनों मुल्कों की कोऑपरेशन बहुत जरूरी है दहशतगर्दी के हवाले से और उनके खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से? जरूरी है जी, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करेगा तो उसको जवाब तो मिलेगा, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बिल्कुल सही किया है। क्योंकि अगर ऐसे मौकों पर आप नहीं करते तो आप बुनियादी तौर पर उनको शह देते हैं। लेकिन ये करने के बाद मैं ये कहूंगा कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन सारे खुले रखने चाहिए। वजीर आजम साहब ने भी सही बयान दिया है कि हम उनके साथ राब्ता रखेंगे लेकिन अपने मुल्क का दिफा जरूर करेंगे। तो ईरान में भी ये हुआ है, सिर्फ ये कि ईरान में कोई तनाज़ा कभी नहीं था रहा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बिलअमूम अच्छे रहे हैं और डिप्लोमेसी को वो भी मौका देना चाहते थे, हम भी देना चाहते थे। लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान है, ये तो गेम्स खेल रहे हैं, ये कोई डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं। ये कोई एक अछूता और अनोखा रवैया है कि उनको पूरी दुनिया में किसी ने उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई उन पे एतबार करने को तैयार नहीं है, और वो फिर भी अपना इमेज सही नहीं कर सक रहे हैं। और हालांकि उनको पता होना चाहिए कि उनका ज्यादा फायदा है अगर वो एक नॉर्मल सिविलाइज्ड मुल्क के तौर पर बिहेव करते हैं। आपको क्या समझ के आती है बावजूद इसके कि दोहा में जो एकॉर्ड हुआ उससे लेकर जो बाकी भी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो दीगर हमसाया ममालिक है अफगानिस्तान के, उन्होंने भी, जो मगरबी ममालिक है उन्होंने भी अफगानिस्तान पर बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे, और ये एक बेसिक कंडीशन रही है किसी भी तरह की एंगेजमेंट के लिए। तो इसके बावजूद टीटीपी का वहां पर मौजूद होना, इसकी क्या वजह क्या हो सकती है? देखिए, अगर आप अफगानिस्तान की पाकिस्तान की तरफ रवैये को देखें तो पाकिस्तान बनने से पहले से उनके ये कुछ क्लेम्स हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, इसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। वो पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। वो कभी पश्तूनिस्तान का इशू रेज कर देते हैं, कभी कुछ। तो वो मेरे ख्याल में इसलिए ज्यादा अब हैरत नहीं हो रही क्योंकि तालिबान ने भी एग्जैक्टली वही किया है जो पुरानी हुकूमतें करती आई हैं।
पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि ताल्लुकात, वाकई आप सही कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इनको कंसेशंस देता है। पाकिस्तान की बंदरगाहें हमेशा इनके लिए खुली रही है, इनको रास्ता भी, हिंदुस्तान को अपनी तजारत भी भेजते रहे हैं। इनके लिए जितना सारा सामान यहाँ से जाता था, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर कमी हो जाती थी, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो डॉलर्स हो, कुछ भी हो, और ये सारा कुछ इनके यहाँ स्मगल हो जाता था। तो पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है, इतने इतने रिफ्यूजीज यहाँ पे रहे हैं, इतने लोग वहाँ पे यहाँ के पकते रहे हैं, यहाँ के हमारे हॉस्पिटल्स को इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये एक लिहाज से बड़ी बदहती है उनकी तरफ से। उन्होंने वादा किया था दोहा अकॉर्ड्स में कि हम एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उसमें ताजिक हजारा वगैरह को शामिल करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम औरतों को पढ़ने भी देंगे, काम भी करने देंगे, दोनों काम नहीं करने देंगे। और फिर सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि हम अपनी सरजमीं इस्तेमाल नहीं होने देंगे। देखिए, आज पाकिस्तान में खून बह रहा है, तो ये याद रखिए कि उज़्बेकिस्तान को भी डर है कि वहां IMU को ये परवाह ना शह दे दें, चीन को भी डर है कि ETIM को ना कर दे। मैं समझता हूँ यूरोप अमेरिका के लिए भी लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो ISIS है या दाइश है या अलकायदा, ये वापस आ सकते हैं अफगानिस्तान में, जो इस वक्त रवैया चल रहा है तालिबान का। तो बहुत जरूरत है कि उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे अप्रोच करके उनको समझाया जाए कि जनाब, आपका ये जो रवैया है, ये बैनुल अक़वामी बरादरी भी पसंद नहीं कर रही है, और हम तो आपके हमसाए हैं, हम तो आपके लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, और आप ये किस किस्म की हरकत कर रहे हैं। ठीक है। और एजाज डॉक्टर साहब, अब जो गुज़िश्ता रात ब्रीफिंग हुई डोनाल्ड लू की, उसमें वो जो इंतखाबात के हवाले से और सियासी मामलात के हवाले से तो मैं सवालात करता हूँ, लेकिन उसमें ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का भी जिक्र हुआ, और जिसके हवाले से हमने देखा कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अमेरिका ने जो है वो डोनाल्ड लू की तरफ से देखने में आया कि वो नहीं चाहते कि ये पाइपलाइन जो है या ये मंसूबा जो है वो आगे बढ़े। देखिए, ईरान के ऊपर उनकी सैंक्शंस हैं, और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ईरान के साथ किसी भी मुल्क के कोई भी रवाबत हो, लेकिन हमें जो करना है अपने मफाद में हमें करना है। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की धमकियों से हमें मुतासर होना चाहिए। हमने जब एटम बम बनाना था तो कोई हम धमकियों से रोके थे क्या? हम पे पाबंदियां भी आने लगी। जब हमने चीन के साथ ताल्लुकात रखने थे या CPEC करना था, हम रोकोगे क्या? तो जो आपका मफाद है वो आपको करना है, वो लेकिन स्मार्टली करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से ना करें कि वो टेंशन आप पे भी लग जाए। तो उसके रास्ते निकालने चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको यह हक पहुंचता है कि वो पाकिस्तान के साथ जो उसका हमसाया मुल्क है, जहां से हमें सस्ती गैस मिल सकती है, हम वो गैस हासिल ना करें। ये मेरा ख्याल में पाकिस्तान को इसके ऊपर अपना स्टैंड लेना चाहिए। और इंतखाबी बेज़ाब्तियों के हवाले से जो उन्होंने बात की, आपके ख्याल में ये हुकूमत के लिए कुछ प्रेशर या दबाव क्रिएट कर सकता है? अमेरिका का ये कहना कि हम चाहेंगे कि जो है वो इलेक्शन कमीशन इनकी तहकीकात करे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म का ताल्लुकात पे असर हो सकता है। अमेरिका तो मिलिट्री डिक्टेटर से भी डील करता रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी उसने डील किया 4 मिलिट्री डिक्टेटर से, वो मोनार्कीज के साथ भी डील करता है। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे हमें कोई मुतासर होना चाहिए। वहां पे ये जो कांग्रेस की हेयरिंग्स हैं, ये बड़ी कॉमन सी बात है, और चूंकि आप कुछ हलकों ने लॉबी करके तो वो वहां पे ला बिठाया, तो एक लिहाज से कांग्रेस ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी मुतमईन कर दिया, और साथ ही साथ मेरे ख्याल में डोनाल्ड लू को भी ये मौका दे दिया कि वो बिल्कुल वजाहत से बता दे। और उसने कह दिया कि ये कंस्पिरेसी थी, लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर कोई इरेगुलरिटीज हुई हैं तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए, और अगर कहीं साबित हो जाती है तो री इलेक्शन उस जगह पे होना चाहिए। वो ये तो नहीं कह रहे, और अगर वो कहें भी, मैं समझता हूँ कि हमें ये हमारा दाखिली मामला है, उसमें उनको मदाखलत का हक नहीं है, और ना ही हमें उनकी इससे ज्यादा बात सुननी है। ठीक है। और साइफर के हवाले से जो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली, ना इसका रूस के साथ उन्होंने कहा कोई ताल्लुक नहीं, और उन्होंने अपने हवाले से भी वजाहत दे दी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जो कंफ्यूजन है या हमारे मुल्क के अंदर जो एक बहस जो है वो चली हुई पिछले 2-2.5 साल से, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ जो है वो कुछ कमी होगी या कोई कंफ्यूजन क्लियर होगी? कोई साहब, कुछ लोगों के लिए शायद कंफ्यूजन हो, वरना आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने खुद कह दिया था कि कोई कंस्पिरेसी नहीं है। आपके सफीर ने कहा कि इसमें कोई कंस्पिरेसी का लफ्ज भी नहीं मौजूद।
तो मुझे नहीं समझ आती कि इससे फायदा क्या होगा। अगर आप बाहर के मुल्कों को मौका देंगे कि आपके मामलात में दखल अंदाजी करें, तो ये तो इससे पाकिस्तान की कोई शान नहीं बढ़ती। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद तो ये मामला अब खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो आज हुआ, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। इजलास से पहले आर्मी चीफ की वजीर आजम से भी मुलाकात हुई। एपेक्स कमेटी में चारों सूबाई वज़राए आला मरीम नवाज, सरफराज बुगटी, मुराद अली शाह और अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। साबिक निगरान वजीर आजम, साबिक निगरान काबीना, चीफ सेक्रेटरी और मुआवनीन भी शरीक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा कि SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुश आइंद है और वक्त की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है और कुछ दिनों तक IMF से किस्त भी मिल जाएगी। ताहम हमें मजीद एक प्रोग्राम चाहिए जिसका दौरानिया 3 साल तक हो सकता है, जबकि प्रोग्राम के तहत इस्लाहात लाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए सबको साथ चलना होगा। आने वाले वक्त में हमें बहुत कड़े फैसले करना होंगे और इन फैसलों का बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सके। इजलास में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम ताउन के लिए तैयार हैं, सरमायाकारी में हमारा हिस्सा रखा जाए। कौंसिल ने वजीर आला को यकीन दिलाया कि इन्वेस्टमेंट में जायज हिस्सा जरूर दिया जाएगा। मरीम नवाज शरीफ ने भी कहा कि हम हर तरह से ताउन के लिए तैयार हैं, फोकल पर्सन तैनात कर दिए जाएं जो राब्तों में रहे। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबों की सलाहियत में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएं, हम कौंसिल के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। सरफराज बुगटी ने भी कहा कि हम पहले ही सिस्टम के साथ हम आहंग और मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। बहरहाल बड़ा आम प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान के इस वक्त जो चैलेंजेस है वो मुआशी हैं। वो इस वक्त ना तो सिर्फ वफाक हल कर सकता है, ना ही सिर्फ सूबे हल कर सकते हैं। और इस वक्त जो वफाक के जो चैलेंजेस हैं, खासतौर पर जो वफाक को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, उसको भी वो अकेला हल करने की सलाहियत नहीं रखता। इसलिए ये खुशाइंद बात है कि जो चारों वज़राए आला हैं और वजीर आजम हैं वो इकट्ठे बैठे हैं और आइंदा भी उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये इकट्ठे बैठे और इस वक्त मुल्क में जहां पर सरमायाकारी को लाने की जरूरत है उसके साथ साथ मुआशी वसाइल के हवाले से, मुआशी चैलेंजेस के हवाले से जो भी फैसले लेने हैं उसमें फैसले सिर्फ वफाक या सिर्फ सूबा या कोई एक सूबा न ले, बल्कि ये तमाम मिलकर फैसले लें और आगे बढ़े। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।